ब्लू वाली लाइन ये है, ब्लैक वाली ये है, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी जितने बार उतने सॉल्यूशन होते हैं। कितने बार किया? एक बार किया, एक सॉल्यूशन यहाँ पे इस पॉइंट पे। भैया मुझे ये बताओ ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? लाइन बनाने के लिए दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब उस पॉइंट की, उस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज। हेलो बच्चों, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर आपको फिल करवा दूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। बस लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ सॉल्व करोगे और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहां से मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने पूरा ये वीडियो मेरे साथ देख लिया तो शुरू करें आज के इस वीडियो को। हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर आखिरकार कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ समझते हैं। पेयर का मतलब क्या बोल सकते हो? पेयर का मतलब कोई भी दो चीज। पेयर का मतलब क्या होता है? कपल। कोई भी दो चीज होती है ना पेयर में, एक पेयर, दो पेयर, मतलब दो का एक पेयर, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब वन डिग्री इक्वेशन, वन डिग्री इक्वेशन बोलोगे है ना। एक्स वाई जेड एच टी ये सारे क्या है? लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का साइन होता है किसी भी दो एक्सप्रेशन के बीच में, इक्वलिटी का साइन होता है। टू का मतलब दो, वेरिएबल्स का मतलब दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब दो वेरिएबल्स। तो एक्स या वाई होगा, एस या टी होगा, कोई भी दो वेरिएबल होगा, है ना। तो कहना क्या चाहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन होगा पेयर में जिसके अंदर दो वेरिएबल है। तो कैसा होगा वो? क्या वो ऐसा हो सकता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3? देखो इस चीज को, x एक वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, ये वाला चीज यहां पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इक्वलिटी का साइन है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। डिग्री 1 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और पेयर है, पेयर बना देंगे इसका अभी। देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, ये पेयर हो गया। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये चैप्टर यही कहना चाहता है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन है पेयर में, यही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ऑपरेशंस करेंगे इसके, है ना, और कुछ मेथड्स का यूज करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि भैया क्या बोल रहा है? भैया ये बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन होंगे दो वेरिएबल में, एक्स वाई होगा, एस टी होगा, कुछ भी होगा, दो वेरिएबल होगा, या तो एस टी में होगा, एक्स वाई में होगा, एक्स जेड में होगा, वाई जेड में होगा, कुछ भी होगा, लेकिन दो वेरिएबल होगा और डिग्री हमेशा 1 होगा। एक्स स्क्वायर नहीं देखोगे, एक्स क्यूब नहीं देखोगे, एक्स का पावर 4 नहीं देखोगे, क्या होगा? एक्स का पावर 1 हमेशा, ठीक है। तो देखो इसके जनरल इक्वेशन का बात करते हैं। जनरल इक्वेशन सपोज मैं लिखता हूं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y c2। ये दो जनरल इक्वेशन है, ठीक है। ये दो जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है। x के साथ वाला x का कोएफिशिएंट, y के साथ वाला y का कोएफिशिएंट, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। तो इसी के ऊपर पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे। आप ये समझो, ये जो आप देख रहे हो ना, देखो ये ax प्लस by इक्वल्स टू c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, क्या यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई कि पूरे चैप्टर में हम ऐसे इक्वेशन के ऊपर ही बात करेंगे, इससे बाहर बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई है। और ये जनरल इक्वेशन होता है। जनरल इक्वेशन मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ही लिखोगे जनरल इक्वेशन में। अगर इक्वेशन में सी आगे है तो जनरल इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगर ये लीनियर इक्वेशन है, हम पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हो, लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो मेरा बच्चा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं मान लो ये वाला ग्राफ बना देता हूं, ये वाला, इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये क्या है? ये एक लाइन है। लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए, तभी आप लाइन बना पाओगे। क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट होना चाहिए। मतलब यहां पे मान लो x1 y1 है, तो यहां पे x2 y2 है। ग्राफ अभी इसका बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो ये 2 कोऑर्डिनेट्स है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक पॉइंट को नोट करो जिसके ऊपर बहुत सारी न्यूमेरिकल मैंने देखा सीबीएसई ने पूछा है।
अगर अगर आपके लाइन पे कोई भी पॉइंट है, सपोज x और y, और ये लाइन है x माइनस 2k इक्वल्स टू 3 सपोज, तो अगर ये x और y ये कोऑर्डिनेट जो देख रहे हो इस लाइन के ऊपर है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब x और y का जो भी वैल्यू होगा इस इक्वेशन में डालोगे तो यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपका जो लाइन है, मान लो ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे एक डॉट बना देता हूँ, ये मान लो ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, डॉट दिखेगा आपको, ये डॉट एक कोऑर्डिनेट हो गया। तो अगर लाइन का इक्वेशन गिवन है मान लो x माइनस 2k इक्वल्स टू 3, तो भैया ने कहा जो कोऑर्डिनेट उस लाइन पे होगा ना, वो कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमें x और y की जो भी वैल्यू होगी, मान के चलो 1 और 2 दिया हुआ है, तो इसके अंदर x की जगह पे 1 रख दोगे, y की जगह पे 2 रख दोगे, अगर है तो सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत पूछे। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब एक चीज को और समझो, ये जो लाइन का एरो आप देख रहे हो ना, ये एरो का मतलब है ये लाइन आगे जाई जा रही है, ये लाइन आगे जाई जा रही है, यहाँ पर भी है आगे लाइन जाई जा रही है, ये कहीं पे रुकी हुई नहीं है, लाइन आगे जाती रहती है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। तो भैया ने 3 बात बता दिया कि लाइन बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब उस पॉइंट की, उस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आप इक्वेशन में डाल सकते हो बड़े ही आराम से, ठीक है। तीसरी चीज ये बता दिया फॉर योर नॉलेज कि लाइन अनडिफाइंड तक जाती है, इस तरीके से जाती जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं पे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है उसको समझा दूं, देखो लीनियर इक्वेशन क्या हो सकता है भाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इस तरीके से ही होगा। तो स्ट्रेट लाइन भैया क्यों बनता है, ऐसे क्यों नहीं बन जाता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं बन जाता। देखो ग्राफ पे अगर आप देखते हो तो ये मान लो एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो डिग्री 1 है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो रैपिड चेंज नहीं होगा। x 1 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2। तो रैपिड चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। रैपिड चेंज का मतलब ये होता है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रख दिया मैंने, अब मैं x2 रखता हूं तो y 4 हो गया। रैपिड चेंज हुआ ना, रैपिड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट का जंप हो रहा है कि नहीं स्पीड में, समझ रहे हो इस चीज को। हालांकि ये सारी चीजें आगे पढ़ोगे, मैं जस्ट अभी के लिए बता देता हूं, जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा वही देखे, नहीं तो बाकी बच्चे आगे करते। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे बनता है, ऐसा पैराबोला। क्यों बनता है, क्योंकि x की वैल्यू छोटी रखते हो तो y बड़ा आ जाता है, x की वैल्यू छोटी रखी y बड़ा आ गया। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू छोटी रखने पे, क्योंकि स्क्वायर है ना, पावर 2 है ना, तो y की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, या फिर y छोटा रखोगे तो x इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक बनता है। लेकिन इसके अंदर डिग्री 1 है ना, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आया आपको, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज था, जिन बच्चों को इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में वही देखे, बाकी बच्चे आगे करते, बस इतना ही था। समझ में आ गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, लिनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, भैया ने बताया है। और ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना। और ये जो लास्ट वाला है ना कि पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, ये बहुत प्यारा टॉपिक है सीबीएसई के लिए, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। रफ करूं मैं, आगे बढ़े। अब हम लोग ये देखेंगे ना, मान के चलो पूरे वीडियो में ये 2 लाइन की बात करूंगा, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। अब क्या होता है कि जब 2 लाइन को हम साथ में रखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहली चीज कि लाइन पैरेलली पास कर जाए, एक दूसरे को छुए ही ना, और एक हो सकता है कि एक दूसरे के साथ मतलब कोइंसाइड होके इस तरीके से लाइन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, मतलब कोइंसाइड करेगी, ऐसे पास कर जाए भाई लाइन एक दूसरे के ऊपर, या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, इंटरसेक्ट करे। तो जब ऐसे पास करेगी तो हमने क्या देखा कि जब लाइन एक दूसरे को कट करती है तो आपको पता है कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, और जब लाइन एक दूसरे से पैरेलली जाएगी तो एक दूसरे को छू ही नहीं रही है, तो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई। जहां जहां लाइन एक दूसरे को कट करती है वो सॉल्यूशन होता है, वो पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। लेकिन अगर पैरेलली चला जाएगा तो यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाए लाइन तो हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन है। देखो यहाँ भी पूरे पॉइंट पर सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये तीनों कंडीशन को स्टडी करते हैं, इसके ऊपर सीबीएसई बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है। इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया इंट्रोडक्शन आपको लाइन का, इतना आ गया। इसको आप पहले देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बेसिक, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो बच्चा लोग आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। सबसे पहले कंसिस्टेंसी का मतलब समझो, एक भी सॉल्यूशन होगा आपके पास, एक भी सॉल्यूशन, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। तो ये तीन हमारे पास कंडीशन है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप बता सकते हो कि इन तीनों कंडीशन में से कौन कौन सा कंसिस्टेंसी वाला कंडीशन है। कंसिस्टेंसी का मतलब एक सॉल्यूशन, एक लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक सॉल्यूशन है, तो ये होगा कंसिस्टेंस। यहां पर लाइन एक दूसरे के ऊपर है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है, तो हर जगह सॉल्यूशन होगा। तो मैनी सॉल्यूशन, मैंने कहा मिनिमम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चा। उसके बाद दो लाइन एक दूसरे से पैरेलली पास कर रही है, क्या इसके अंदर एक भी सॉल्यूशन है, नहीं है। यही एक कंडीशन है जिसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो मान लेते हैं कि ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। ब्लैक वाले का इक्वेशन है, ब्लैक वाले का a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c। यहां पर भी ब्लू वाले का इक्वेशन लिख ले सबसे पहले, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c। ब्लैक वाले का a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c। यहाँ पे c1 करते हैं, c2 करते हैं, यहाँ पे c2 करते हैं, यहाँ पे c1 करते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लू वाले का क्या है भाई, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। दोनों लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहां पे लाइन कोइंसिडेंट है, तो क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यहां पे लाइन पैरेलल है, तो कहेंगे पैरेलल लाइंस। तीनों कंडीशन समझ में आ गया बच्चा। यहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरीके से, देखो यहां पे लाइन एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से, यहां पे लाइन पैरेलल। समझ में आ रहा है, वापस समझाऊं, देखो ब्लू वाली लाइन ये है, ब्लैक वाली ये है, यहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जितने बार उतने सॉल्यूशन होते हैं। कितने बार किया, एक बार किया, एक सॉल्यूशन। यहां पे इस पॉइंट पे ये क्या है, ये है सॉल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर हो गई, एक दूसरे के ऊपर, तो कितने सॉल्यूशन, ये तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, मतलब कट कर रही है, तो मैनी सॉल्यूशन। यहां पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हमारे, ये सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या है, ये सारे सॉल्यूशन है इसके। क्या इस कंडीशन में सॉल्यूशन से एक दूसरे से पैरेलली पास हो गई, एक दूसरे को छुआ ही नहीं इसने, एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं किया, क्या इसके अंदर सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो बनता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जब लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट लाइंस करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो यहां पे आता है मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन कह सकते हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर लाइन एक दूसरे से पैरेलली पास हो गई इस तरीके से, ऐसे एक दूसरे से पैरेलली पास हो गई, तो इस कंडीशन में बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भैया अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, या फिर कोइंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है, तो दो इक्वेशन के बीच में, इनके कोएफिशिएंट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो उस रिलेशन को समझते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट रिलेशन, अगर लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहला इक्वेशन बनेगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। भैया ये क्या है, a1 है कोएफिशिएंट ऑफ x इन लाइन ब्लू वाला जो लाइन देख रहे हो ना, मतलब किसी भी एक लाइन का x का कोएफिशिएंट a1 है, दूसरे लाइन का x का कोएफिशिएंट a2 है। ऐसे ही b1 फर्स्ट लाइन का कोएफिशिएंट है, और सेकंड लाइन का मतलब y का कोएफिशिएंट है b1 बेसिकली, और यहाँ पे जो b2 देख रहे हो सेकंड लाइन का y का कोएफिशिएंट है। ये दोनों x के कोएफिशिएंट है a1 a2, ये दोनों y के कोएफिशिएंट है b1 b2। नॉट इक्वल्स टू मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब इसको अगर मुझे समझाना है, अगर फील कराना है, तो 11th क्लास का दो कंसेप्ट उठाऊंगा ना, पूरा समझ में आ जाएगा। एक है स्लोप, एक है इंटरसेप्ट, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो अभी के लिए आप ये मान लो, कि दो लाइन का अगर स्लोप अलग अलग होता है, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, चाहे पीछे से कर जाए चाहे आगे से कर जाए।
स्लोप इक्वल नहीं होता है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया फर्स्ट वाले के लिए। जब क्या इंटरसेक्ट करेगी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या ये याद रहेगा आपको? ठीक है। दूसरा देखिए, अब इस केस में क्या है कि मैनी सॉल्यूशन है, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि स्लोप तो सेम है और एक दूसरे के ऊपर है। स्लोप बोल रहा हूँ, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो भूल जाना ये सारी चीज़ें। जिनको समझना होगा ना वही समझो, बाकी या फॉर्मूले याद करके भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दो ही तो पॉइंट है, क्या है कि ऊपर से फॉर्मूले सिखा तो दूंगा लेकिन मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो आप एक काम करो, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं तो आप 2x स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये, जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है, पैरेलल होती है और ऊपर भी है, पैरेलल है मतलब स्लोप सेम, ऊपर है तो मैनी सॉल्यूशन। अगर ऐसा होगा तो हम लिखेंगे सेकंड वाले के लिए, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे स्लोप सेम नहीं था, यहाँ पे स्लोप सेम है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि भैया कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप याद करोगे तो क्या होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं ना तो उल्टा सीधा लगा के आ जाते हैं, ठीक है। जिनको समझना है समझो, जिनको नहीं समझना आगे कर दो, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि जिन बच्चों को बिना याद करने समझना है, मतलब याद रखना है, तो वो समझ के याद रखेंगे, ठीक है। और इंटरसेप्ट भी सेम हो गया। इंटरसेप्ट का मतलब समझो, वाई एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट है ये सी, जहां भी वाई पे कट करेगा, जैसे मान लो y इक्वल टू 2 पे ये लाइन पास कर रहा है, तो y जो 2 होगा ना, जो y2 होगा वही इसका y इंटरसेप्ट होगा। अगर y इक्वल टू -2 से पास कर रहा है तो -2 इसका y इंटरसेप्ट होगा। तो जब ये तीनों चीज सेम होती है तो लाइन क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस हो जाते हैं। मतलब ये चीज मैनी सॉल्यूशन, जब आपको बोल देगा कि दो लाइन का मैनी सॉल्यूशन है तो ये वाली चीज यूज करना। जब आपको बोलेगा दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, तो ये वाला यूज करना। इसका नहीं बोलेगा, वो इसी का बोलेगा या फिर थर्ड वाले का बोलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, इसलिए आपको ये नहीं देगा, वो इक्वल वाला ही देगा कि अगर आप दो इक्वेशन को रखते हो तो वो सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में लाइन एक दूसरे से पैरेलली पास कर रही है। मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये दो लाइन है हमारी, ठीक है। मान सकते हैं ना, मैंने क्या बोला था, इंटरसेप्ट c होता है, मतलब y एक्सिस पे ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ये लाइन y पे अलग है और ये वाली लाइन y पे अलग है, तो इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है लेकिन स्लोप सेम है। पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, बस इतना याद करो, बाकी कुछ नहीं याद करना है। इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस पे जहां पर भी कट करेगा y, वो y की वैल्यू क्या होती है, इंटरसेप्ट होती है। तो यहाँ पे y यहाँ अलग है, ये अलग है, और ये क्या होता है, यही होता है c1 c2। c1 ज्यादा है तो ऊपर होगा, c2 कम है तो नीचे होगा। तो इंटरसेप्ट मतलब c1 c2 चेंज हो गया, तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। भैया समझा है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, तो कैसे समझेंगे आखिरकार। अब बस लास्ट का 2-3 सेंटेंस सुन लो, पूरा याद होगा। इंटरसेक्ट है, स्लोप अलग है, नॉट इक्वल। लाइन पैरेलल है और एक दूसरे के ऊपर है, तीनों इक्वल। स्लोप भी इक्वल और इंटरसेप्ट भी इक्वल, तीनों इक्वल। लाइन पैरेलल है तो इंटरसेप्ट अलग होगा, बाकी स्लोप, ये स्लोप है, इसको बोलेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है भैया, एक्स एक्सिस से लाइन का एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है, tan थीटा जो निकलता है वो स्लोप होता है। ये सारी चीजें 11 में पढ़ोगे। फॉर योर इंटरेस्ट, आपको ज्यादा समझ में आए, चीजें लंबी याद करके रखो, इसके लिए मैंने समझाया। बाकी ये 3 फॉर्मूले आप कहीं भी याद कर सकते हो। आप किसी का भी लेक्चर देखो, ये 3 फॉर्मूला आपको समझा के वो लोग आगे चले जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट रहता है ना, उनके लिए ये चीजें मैंने करी, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो ये स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया। अगर ये तीनों इक्वल है तो लाइन एक दूसरे के ऊपर, अगर फर्स्ट इक्वल है सेकंड अनइक्वल है तो लाइन पैरेलल तो है लेकिन एक दूसरे से दूर दूर है, मतलब पैरेलल लाइंस होगी। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर नहीं, अलग अलग। और ये एक दूसरे के ऊपर है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन, इसके अंदर मैनी सॉल्यूशन, इसके अंदर एक भी सॉल्यूशन नहीं। इसके अंदर एक सॉल्यूशन क्योंकि एक बार छू रहा है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन क्योंकि एक के ऊपर ही है, हर पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा, और इसके ऊपर एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा है, इसलिए 0 सॉल्यूशन। ये पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग सीबीएसई के लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करेंगे और आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। बस ये 3 वापस देख लेना। लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट इक्वल होगा स्लोप। लाइन एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन ऊपर है तो तीनों इक्वल होगा, तीनों इक्वल। ऐसा समझ लो कि जब 2 लाइन चिपक गई ना तो तीनों इक्वल, जब 2 लाइन चिपक गई तो तीनों इक्वल, और उसके अंदर इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 2 लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सिर्फ पैरेलल है,
तो हम बोलेंगे कि उसका इंटरसेप्ट अलग होगा, मतलब a1/a2 याद ही कर लेना आप डायरेक्ट। आपको दिक्कत हो रही है ना कि भैया क्या समझा रहे, तो आप याद कर लो, तीनों को लिखो और याद कर लो। और ये चीजें ब्लू वाले से जो मैंने पॉइंट्स लिखे ना, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली सॉल्यूशन, ये बना के ये लिखना, ये बना के ये लिखना, ये बना के ये लिखना, उसके बाद ये 3 नीचे लिख लेना। हो सके ना तो फर्स्ट वाले को यहाँ पे लिख देना। देखो जैसे फर्स्ट वाला है ना, क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ऐसे नोट करना। ये पूरा एक सेक्शन खत्म। उसके बाद सेकंड वाले को इसके नीचे लिखना, थर्ड वाले को इसके नीचे लिखना, ऐसे पूरा खत्म कर लेना और ये आपकी हो गई तैयारी। ठीक है, ओके। तो बच्चा लोग यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर मोस्टली इसके अंदर से आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करके सबको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x = 6y - 1 हैज। ये दो इक्वेशन है हमारे पास भाई, इसके अंदर फाइंड करने हैं क्या इसके नो सॉल्यूशन होगा, एक भी नहीं सॉल्यूशन, या फिर मैनी सॉल्यूशन, या फिर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन है, हमें सिलेक्ट करना इन चारों में से कौन सा होगा। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते भाई। पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y + 5 = 0 और एक क्या है -3x = 6y - 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से सारी चीजें समझा दूंगा आपको। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ या फिर सब कुछ LHS में ले लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाओ, ax + by = c। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो सबको LHS में ले लो। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के काम करो, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो सब कुछ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आंसर उससे भी सही होगा, सबको LHS में ले लो। जैसे ax + by + c = 0, तो ऐसे भी करोगे तो सही आंसर आएगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके चलेंगे। ax + by = c, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लेके चलेंगे। तो पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं भाई। देखो इसको पहले बनाते हैं। x + 2y, 5 को उधर भेज दो, मतलब -5। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म पहले इक्वेशन का। दूसरे का बना सकते हैं क्या? दूसरे का देखो, इस 3x को उधर भेज देता हूं, 1 को इधर लाता हूं, तो क्या हो जाएगा, 6y + 3x = 1। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, आगे 3x कर देते हैं, 3x + 6y। स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो कैसे, ax + by = c, ax + by = c। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे a1/a2 इसको फाइंड करेंगे, b1/b2 इसको फाइंड करेंगे। ऐसे ही फाइंड करना है अलग अलग, गलती हो जाएगा जब आप साथ में ले लोगे। और c1/c2, ये तीनों रेशियो निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम वो 3 कंडीशन में से डिसाइड करेंगे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। समझ रहे हो? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए, ये तीनों को लिख लो, इन तीनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन से रखो और आंसर निकालो क्या आता है। उसके बाद हम सोचेंगे कि ये लाइन कैसी है। ठीक है, तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 1 का कोएफिशिएंट a1 और b1 होगा और ये c1 होगा। लाइन 2 का a2, b2 और c2। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या है, ये इन सबके कोएफिशिएंट है, मतलब x का कोएफिशिएंट जो लाइन 2 है उसका a2 होगा भाई, ये होगा b2 और ये होगा c2। ये क्या होगा, a1, ये क्या होगा, b1 और ये क्या होगा, c1। वैल्यू उठा के रखो। a1 मतलब लाइन 1 इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट a1, x है मतलब 1 यहाँ पे हाइड रहता है, यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, तो 1/a2 देखो 3 है, तो 1/3 आ गया। b1/b2 देखो, b1 है 2 और b2 है 6, इसको काटोगे ये भी 1/3 आ गया भाई। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, c1/c2, तो c1 है -5 और c2 है 1, तो ये आ गया -5। तो अब आप देखो a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, दोनों सेम हो गया, लेकिन c1/c2 अलग हो गया। इसको लिखो कि भैया हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल आया है, लेकिन c1/c2 अलग हो गया। तो अब ये वाला कंडीशन भैया आपको क्या बताए थे, ये वाला कंडीशन क्या बताए थे, स्लोप सेम है मतलब लाइन तो पैरेलल है, स्लोप सेम है मतलब लाइन तो पैरेलल है, लेकिन इंटरसेप्ट अलग है मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर नहीं है, अलग अलग है। तो पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन कितना होता है, इंटरसेक्ट ये लाइन कर रही है कहीं पे भी, नहीं कर रही है ना, तो नो सॉल्यूशन होगा बच्चा। तो 4th है हमारा आंसर। सीबीएसई 2024 में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, सारे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और मेरा गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन सही करके आओगे, 100% आप सही करके आओगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। इसको रफ करूँ मैं, ठीक है, ग्लव्स पहना भूल जाता हूँ यार, मैं। चलिए ओके, इसको रफ करूँ, फाइन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। भाई हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों का नो सॉल्यूशन है, मतलब लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन नो, मतलब नो सॉल्यूशन बोल दिया तो आप सोच लो कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, भाई एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या इक्वेशन था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो जो नॉट इक्वल है उसको छोड़ दो, उसको लेना ही नहीं है, हमें इक्वल वाले को लेना है। तो इसके अंदर वैल्यू रखो भाई, ये लाइन 1 मान लो, ये लाइन 2 मान लो। लाइन 1 का a1 होगा, इसका a2 होगा, b1 होगा, b2 होगा, c1 होगा, c2 होगा। तो इस इक्वेशन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें c1 c2 चाहिए ही नहीं, हमें a1 a2 b1 b2 चाहिए। रख दो वैल्यू भाई, a1 का कितना है 5, a2 कितना है, a2 कितना है 2, ये क्या आ गया 5/2, और ये क्या हो गया a1/a2। ठीक है, ये 5/2 आ गया भाई। उसके बाद b1/b2 निकालें, b1 कितना है, b1 है 2 और b2 कितना है k। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2/k। अब आप देखो ये दोनों इक्वेशन सेम है, इक्वल है, ऊपर देखो इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल मैं कर सकता हूं, मतलब बेसिकली मैं इन दोनों का वैल्यू उठा के यहां पे रख रहा हूं इस इक्वेशन में, इन दोनों की वैल्यू a1/a2 के जगह पे 5/2 लिखूंगा, इक्वल्स टू b1/b2 के जगह पे 2/k लिखूंगा। 2 2 जा 4, 5k इक्वल्स टू 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई बाबू 4/5। क्या आपको समझ में आया ये चीज़, क्या आपको समझ में आया? जो चीज़ हमें काम की है ना उसी पे फोकस करो। c1/c2 नॉट इक्वल है, हमारे काम की नहीं वो चीज़, यहीं से k की वैल्यू निकाल दोगे भाई। a1/a2 आया 5/2, b1/b2 आया 2/k, दोनों को बैलेंस किया, k की वैल्यू 4/5। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, ठीक है, आसान था, आसान था, बहुत ईजी है चैप्टर, बहुत ईजी है चैप्टर। बस वर्ड प्रॉब्लम एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, कुछ टिप्स भी दूंगा, जिससे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। भाई ये बोर्ड है, जब आप इतना सारा प्रैक्टिस कर लोगे ना, सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाती है। प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है आपके, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन वैरायटी सॉल्व करोगे उतना ही बोर्ड आपके हाथ में आते जाएगा, हाथ में आते जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ना एक डायग्राम है, देख रहे हो, ये पूरा डायग्राम ही ऐसे आ गया है। बोल रहा है फाइंड कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन। ये जो आप लाइन देख रहे हो, 2 लाइन, इसका कंसिस्टेंसी फाइंड करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस ग्राफ को थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं और समझते हैं कैसा ग्राफ है, क्या है इसके अंदर। ये L1 दिया हुआ है भाई और ये L2 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन जाके एक दूसरे को ऐसे कट कर देगी भाई। ये लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी भाई। क्यों करेगी? भैया ने बताया था कि लाइन इन्फिनाइट तक जाती रहती है, ये भी जाती रहेगी, कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक बार कट करेगा तो मतलब एक सॉल्यूशन भैया ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन भी है तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। एक से ज्यादा है तो वो तो है ही कंसिस्टेंट, लेकिन एक भी सॉल्यूशन है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो क्या ये कंसिस्टेंसी है? भाई है, तो ये कंसिस्टेंसी है। मिनिमम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो ग्राफ इनकंसिस्टेंस होगा, वो दोनों लाइन इनकंसिस्टेंस होंगी। समझ में आ रहा है? तो ये कंसिस्टेंस तो है। अब सॉल्यूशन कितना है भाई? एक बार इंटरसेक्ट किया इसलिए 1 सॉल्यूशन। ठीक है, आसान है। अब ये दोनों ग्राफ का ना स्लोप अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। स्लोप का मतलब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ये देखो दोनों का अलग अलग, ये θ1 है तो ये θ2 होगा, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये सारी चीजें बाद में, यहाँ तक समझ में आ गया कि एक बार कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन, और अगर एक भी सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। नोट करिए इसको, इतना समझो। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करें, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करें। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये दोनों इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होता है भाई? जब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। ऐसा होता है तो क्या बनता है इक्वेशन? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये बनता है। हमें k की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 37 है, ये y है 3y। ठीक है, तो क्या हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 रख के k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि वेरिएबल एक ही है, k है, तो एक ही इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा। वेरिएबल एक ही है, एक ही इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे? a1 की वैल्यू देखो, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो a1 क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट लाइन 1 का 2, a2 मतलब k-1 सेकेंड लाइन का x का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू b1 है 3 और b2 कितना है? k+2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, दोनों का क्या हो जाएगा इधर? 2k+2 इक्वल्स टू 3k-1, ब्रैकेट खोल दो,
2k प्लस 4 इक्वल्स टू 3k माइनस 3। ठीक है जी, तो ये k हो गया, इसको उधर भेज दो, तो इधर k हो गया, इसको उधर भेज दो, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, k की वैल्यू कितनी आ गई 7। समझ गए क्या आप नो सॉल्यूशन इन्फिनाइट सॉल्यूशन पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर उसने बोल दिया इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब ये चीज़ क्लिक आनी चाहिए, ये चीज़ दिमाग में छप जानी चाहिए, उसके बाद ये चीज़ फाइंड करो। अगर आपको बोलता है कि कंसिस्टेंस है मतलब एक तो सॉल्यूशन मिनिमम होना चाहिए, वो लाइन या तो एक दूसरे के ऊपर होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद ग्राफ वाला सेक्शन समझते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो पहले। ब्लैक इंक तो खत्म हो गई, अब ब्लू से ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन समझते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। दो इक्वेशन है, दोनों के ग्राफ बनाने हैं। हालांकि ये दोनों ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, ठीक है, तो वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे आप। वहां पे आप जैसे ड्रॉ करोगे ना, तो जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मिलेगी इस तरीके से, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या करना रहता है ग्राफ बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहली चीज कि हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए। लाइन बनाने के लिए स्टार्टिंग में बताया था कि 2 पॉइंट होना चाहिए जिससे हम लाइन बनाएंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हर इक्वेशन के 2 पॉइंट होने चाहिए, तो हम लाइन खींच देंगे। और आप जब ग्राफ पे लाइन 2 पॉइंट बना के लाइन खींचोगे ना, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना चाहिए हमारे पास। लो भाई, इसको बना देता हूँ वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो पहले पॉइंट निकालते हैं। तो जो ये लाइन 1 है, इसके लिए पॉइंट निकालना है। बॉक्स बनाओ भाई ऐसे, इसके अंदर x नीचे y, 2 पॉइंट चाहिए हमें। तो सबसे सरल काम होता है, इसके अंदर x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। तो पहले वाली इक्वेशन के लिए ये बॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप y को 0 कर दोगे, सपोज मान लो y को 0 कर दिया, तो x कितना आ जाएगा भाई 6। y को 0 कर दिया, 3y 0 हो गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब x को 0 करोगे, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, y को 0 कर दिया। अब x को 0 करोगे ना, x को ये 0 कर दिया, तो y कितना आ जाएगा बताओ, y इक्वल्स टू 6/3, 2 आ गया y, ये 2 आ गया। 2 पॉइंट मिल गए, मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ तो हम बना देंगे। ठीक है, सेकंड वाले को देखें, सेकंड वाले के लिए यहाँ बॉक्स बनाते भाई, ऊपर में x नीचे में y। एक चीज और नोट करना, अगर आप 0 रख रहे हो, 0 रखने से फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही है, तो और कुछ भी रख सकते हो वहां पे, जरूरी नहीं है कि 0 रखना है। 0 रखोगे, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो ड्रॉ करने में आपको दिक्कत होगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छे से नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसा होता है फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, तो आप 0 की जगह 2 रख लो, 3 रख लो, 1 रख लो, 4 रख लो, इंटीजर वैल्यू आएगी तो आसानी से ग्राफ बना सकते हो। इसलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले x को 0 करते हैं। इसके अंदर x 0 करोगे तो y कितना आएगा, x 0 करो इसके अंदर, तो 2x 0 हो गया। तो जब हमने x 0 रखा भाई, तो y आ गया -4। ठीक है, अब अगर y 0 करते हो तो x क्या आता है, y 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो 12 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 6। तो जब हमने y 0 किया तो x क्या आ गया 6। ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहला पॉइंट देखो, इसका सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। x 6 है, ये 1 2 3 4 5 6, ये मान लेते 6 है। ठीक है, 6,0 मतलब x 6 है और y 0 है, तो x 6 है और y 0 है, वो यही पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें 0,2 मतलब x 0 है और y 2 है, x 0 है और y 2 है, तो 1 2, यहाँ पे x 0 है और y 2 है, ये बन गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको 2 पॉइंट मिल गया, ब्लैक पेन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको 2 पॉइंट मिल गया, कुछ नहीं करना है, स्केल से दोनों पॉइंट को एक ही लाइन पे रख के ऐसे एक लाइन खींच देनी है इस तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट से पास करना चाहिए इस तरीके से। मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं आपको अच्छे से करके दिखाता, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। 2 पॉइंट बना के लाइन खींच देनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये लाइन 1 का इक्वेशन हो गया। ये लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। लाइन 2 का बना है, तो लाइन 2 के लिए आप ये वाला बॉक्स देखो भाई, पहला कोऑर्डिनेट है 0,-4, तो यहाँ पे x 0 है और y -4 है, तो x 0 है और y -4 है, तो मान लेते हैं -4 ये है, क्या है 0,-4। दूसरा कोऑर्डिनेट 6,0 मतलब यही वाला कोऑर्डिनेट है, तो इस तरीके से ये यहाँ से पास कर जाएगा भाई,
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 6,2 क्योंकि यहीं पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये आ गया। इसी को बोलेंगे वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है इस ग्राफ का। तो हो सकता है ग्राफ बना के अगर आपसे कोई सॉल्यूशन पूछ दे तो क्या बना लोगे, ये वन सॉल्यूशन है क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, आपसे कोई पूछता है, आपसे कोई अगर पूछ दे कि भैया मुझे ये बताओ ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, क्या बता सकते हो आप? देखो ये एक ट्रायंगल है, बेस कितना है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस कितना है, बेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x ही होगी, वो x होगा तो x है 6, इसको 6 मान लेते हैं। हाइट कितना है, y एक्सिस की दूरी कितना है 2, तो ये 2। तो एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, बेस हो गया 6 इंटू हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया 2, 2 से 2 गया तो 6 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया भाई, 6 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। समझ में आ रहा है ना। अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो 100% एक ट्रायंगल बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेना भाई, वहां से हम एरिया निकाल देंगे। तो ग्राफ इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले एक इक्वेशन का एक बॉक्स, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए। अगर आपको 2 पॉइंट में ग्राफ नहीं बन तो आपको क्या करना है कि तीसरा पॉइंट भी फाइंड कर लेना है ताकि आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ वही लाइन है। क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आती है ना तो पॉइंट एक्स्ट्रा निकाला करो, एक और कोऑर्डिनेट फाइंड कर देना यहाँ पे, तो इजीली ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आई होप अब आपसे सारे हो जाएंगे ये देखने के बाद। ठीक है, इसको नोट करो। तो अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे, लीनियर इक्वेशन, 2 पेयर होंगे लीनियर इक्वेशन के। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं उसको समझो। अगर ये 2 लाइन है, मान लो ये रेड वाला ऊपर वाला, ब्लू वाला नीचे वाला, इन दोनों का अगर हम x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी हम लोग ये सॉल्व करेंगे ये सारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जो पॉइंट x और y निकाल रहे हैं ना हम लोग, ये दोनों में कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग इस मेथड से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। इतना समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, बेसिकली मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 2 इक्वेशन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के। सपोज मान लो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y को उधर भेज दो तो y प्लस 4 हो जाएगा x। तो x की वैल्यू उठा के पहले वाले इक्वेशन में रख दो। दूसरे वाले इक्वेशन से या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या तो आप y की वैल्यू निकालो। y के निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y के निकालोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो आपका चॉइस है, किसी भी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। इससे होता क्या है, जब आप y के जगह पे x माइनस 4 रखोगे, इसके अंदर देखो यहाँ पे रखता हूँ, y के जगह पे x माइनस 4 रखोगे ना इक्वल्स टू 3, तो क्या होता है कि पहले जो y था ना, वेरिएबल 2 थे इक्वेशन में, तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने y के जगह पे x माइनस 4 रख दिया सेकंड वाले इक्वेशन से। तो हुआ क्या कि वेरिएबल 1 हो गया, पहले 2 था तो सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन हमने यहां से वैल्यू उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि वेरिएबल हमारे सेम हो गए। तो अब ये जुड़ जाएंगे, 2x इक्वल्स टू 4 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। क्या मेरी बात समझ में आई? पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही है, सब्स्टिट्यूट करना है। 2 इक्वेशन है, दूसरे वाले इक्वेशन या फिर पहले वाले इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लो। उसको अगर मैंने इससे निकाला है तो इस वाले इक्वेशन में वो वैल्यू रख दो। तो होगा क्या, 2 वेरिएबल अलग अलग थे, वो दोनों वेरिएबल एक बन जाएंगे, जिससे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये समझ में आया हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसको फटाफट सॉल्व कर देंगे करके। ठीक है, इसको रफ करें, चलो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो जो छोटा होता है ना, जो छोटा होता है, जैसे इसके अंदर 7 15, तो ये सारे क्या है, बड़े बड़े नंबर्स है। तो छोटे वाले नंबर्स को ट्राई किया करो, उसकी वैल्यू निकाल के बड़े वाले में डाल दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2y। अब ये जो x की वैल्यू निकालो, इसको पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। याद रखना, जिस भी इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालोगे उसमें पुट नहीं करना, जिससे नहीं निकालना है उसमें पुट करना है। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रख रहे हैं इसको इसके अंदर। तो x की जगह पे क्या रखना है, 3 माइनस 2y। देखो यहाँ पे 7x, x की जगह पे रख दो 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व कर दो, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ठीक है,
तो अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 29 बाय माइनस के साथ, ठीक है, और 21 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 21, ठीक है। तो माइनस 29 बाई इक्वल्स टू 2 माइनस 21 होता है माइनस 19, माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू आ गई भाई 19/29, y की वैल्यू आ गई 19/29। जब आपको y निकलेगा तो किसी भी इक्वेशन में रख के, किसी भी एक इक्वेशन में रख के या y की वैल्यू आप x से निकाल लो। पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए कि जिस भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखोगे, आप कोशिश करो कि वो इक्वेशन में नंबर्स छोटे हो। ऊपर वाले में रखोगे ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, 7 है 15 है, ठीक है, नीचे वाले में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है x + 2 है तो y के जगह पे क्या रखना है भाई 19/29 इक्वल्स टू 3। ये वाली इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू रख दी। आप चाहो तो इसमें भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x + 19 2 हो जाएगा 38 डिवाइड बाई 29 इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू निकालनी है 3 माइनस 38 डिवाइड बाई 29, ठीक है। तो एलसीएम लोगे जब 29 तो 29 3 9 3 27, तो ये हो जाएगा 87 माइनस 38। तो ये क्या हो जाएगा भाई 87 माइनस 38 हो जाएगा 79, 49/29। तो x की वैल्यू क्या आ गई 49/29। तो समझा हमने क्या किया, पहले कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट किया, सबसे पहले से बता रहा हूँ, सबसे पहले से इक्वेशन सिलेक्ट किया, वहाँ से x और y में चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पे x में किया तो x के इक्वल बाकी सारे टर्म को उधर भेज दिया। तो ये x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हुआ क्या कि वहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब जब y की वैल्यू मिल गई तो आपका चॉइस है, किसी भी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को सिलेक्ट करके उसके अंदर y की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू मिल गई। समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, रफ करूं इसको मैं, चलो। बहुत आसान है बाबूगा, बहुत आसान है, बस समझना है आपको, प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये भैया हमने कर लिया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है x - 2y इक्वल्स टू 8 x + y। सारे सॉल्व कर दूंगा, कुछ होमवर्क भी दे दूंगा आपको। होमवर्क दूंगा तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि आपने क्या सीखा मुझसे, है ना। तो चलो इसको पहले देखते हैं। तो इसके अंदर से ये वाले इक्वेशन से मैं x के टर्म में सब कुछ चेंज कर लेता हूँ। चलो इस बार y के टर्म में कर लेते, नहीं तो आप बोलोगे भैया हमेशा x के टर्म में क्यों कर रहे हो। चलो y के टर्म में, y = 5 - x यहाँ से आ गया इस इक्वेशन से। अब ये वाले वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो x - 2 y के जगह पे ये वैल्यू रखो तो y के जगह पे 5 - x = 8। इसको खोल दो भाई तो ये हो जाएगा -10 + 2x = 8। x + 2x हो जाएगा 3x, 10 को उधर भेज दो, 8 + 10 तो 3x = हो गया भाई 18। तो x = 18 डिवाइड बाई 3, तो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। y की वैल्यू निकाल दोगे, इस वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं और y की वैल्यू रखते हैं। तो x + y = 5 था इक्वेशन, ये इक्वेशन यही है। इसके अंदर x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, 6 रख दो यहाँ पे, प्लस y = 5 तो y = हो गया 5 - 6 विच इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। ये भी सॉल्व कर दिया। एक और सॉल्व कर दूँ, एक और सॉल्व कर दें, ये वाला थर्ड, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आया बच्चा, रफ करूँ इसको मैं, चलिए ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, 3x + 5y = 13, 2x + y = 4, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन की y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 4 - 2x आ गया भाई। अब ये वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते पहले वाली इक्वेशन में, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3x + 5y के जगह पे रखना है 4 - 2x = 13। तो 3x ब्रैकेट खोल दो तो 20 - 10x = 13। 3x - 10x होता है -7x और 20 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा भाई 13 - 20। तो -7x ये हो जाएगा आपका -7, माइनस से माइनस गया, x = 7 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 1। तो भाई y की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू निकालनी है तो इसी के अंदर रख दो, इसके अंदर क्या दिक्कत है, y की वैल्यू यहीं पे निकल जाएगी। तो 4 - 2x, x 1 आया तो 4 - 2 होता है 2, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ये क्या है, मान लो ये दो लाइन है, ये दो लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये जो x और y निकाले हो ना, x और y, x 1 आ गया, y 2 आ गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ये क्या आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया इसका x और y, दोनों लाइन का, ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तीसरा भी सॉल्व कर दिया। क्या चौथा बच्चा आपको होमवर्क दे दें हम?
ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे हमें इसका आंसर क्या होगा। और कमेंट कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, एक्स ये लगाना 2 डॉट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉमा वाई ये डॉट और वाई की वैल्यू। इतना समझ में आया। अब चलते हैं सेकंड मेथड जो कि है एलिमिनेशन मेथड। उसके अंदर एलिमिनेट करेंगे, उसके अंदर एलिमिनेट करेंगे मतलब कोई भी एक्स और वाई में से एक चीज़ को गायब कर देंगे प्लस माइनस करके। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर मुझे चाहिए, नीचे कमेंट करके बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड के बारे में, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन होंगे ना, एक्स और वाई के टर्म में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे और एक्स या फिर वाई को पूरा गायब कर देंगे। कैसे कैसे देखो, यहाँ पे अगर एक जगह पे इक्वेशन है x + 2y = 3 और दूसरे में है 2x + y = 6, तो ये 2 इक्वेशन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, x का कोफिशिएंट ऊपर वाले में 1 है, नीचे में 2 है, y का ऊपर 2 है, नीचे 1 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में या तो हम लोग x का कोएफिशिएंट सेम बना दे या तो y का सेम बना दे। अब अगर मान लो इस इक्वेशन में मैं चाहता हूं कि y का कोएफिशिएंट भी 2 आ जाए, यहाँ पे 1 है ना, 2 कर देते हैं, तो दोनों साइड इस इक्वेशन में LHS और RHS में 2 से इंटू कर दो, इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। दोनों साइड इंटू करोगे तो अभी भी बैलेंस है, तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, इंटू कर दो पूरा, 2x से 2 से इंटू करोगे 4x + 2y = 12, ये इक्वेशन बन के आया ये वाला। अब ऊपर में क्या है भाई, x + 2y = 3। पहला स्टेप क्या था कि x या y दोनों में से किसी भी कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। हमने 2 से इंटू कर दिया, y 2 आ गया, तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले का साइन चेंज करोगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 4x - x 3x, ये पूरा चला जाएगा, इसीलिए हमने ये किया, हमने सेम कोएफिशिएंट बनाओगे तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये तो गया पूरा। ऊपर में 12 - 3 कितना हो जाएगा, 9, तो x की वैल्यू 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू बाबू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब y की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या कर रहे हैं वो समझ में आ गया, एलिमिनेट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं, या तो x का सेम कर दो या फिर y का सेम कर दो, दोनों को सेम कर दिया, उसके बाद सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है अच्छे अच्छे, उसको सॉल्व करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना आपको, इसके अंदर बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट सेम बना के एलिमिनेट कर देना, सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला देखो, पहला क्या है भाई, x + y = 5, 2x - 3y = 4, 2 इक्वेशन है। अब या तो x का कोएफिशिएंट सेम कर लो या फिर y का कर लो। मैं ऊपर वाले में दोनों साइड से 2 से इंटू कर देता हूं, तो यहाँ पे x का सेम हो जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 2x + 2y = 10। अब सेकंड वाले इक्वेशन को इसके नीचे रखो, 2x - 3y = 4। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट मैंने सेम कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा भाई, गया, ये क्या हो जाएगा 5y और ये 10 - 4 6, तो y की वैल्यू 6/5, y की वैल्यू 6/5। ठीक है, तो y निकाल दिया तो x निकाल लोगे। x के लिए भाई किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रखना है, इसमें रख दो, इसमें रखना है, इसमें रख दो, जहाँ रखना है मैं इसमें रख देता हूँ। तो x + y = 5, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने y की वैल्यू रख दी, तो 5 - y मतलब 6/5 आया था हमारा, तो 5 5 हो जाएगा 25 - 6 / 5, 25 - 6 हो जाएगा 19/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। समझ गए ना हम क्या कर रहे हैं, ये समझ में आ गया आपको। कोएफिशिएंट सेम कर लो भाई, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करके उसको एलिमिनेट कर दो, बस यही करेंगे हम लोग। ठीक है, रफ करो इसको, मैं देख लो एक बार, देख लो एक बार, उसके बाद रफ करते हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x - 5y - 4 = 0, दूसरा है 9x = 2y + 7। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो भाई। ऊपर में अगर आप देखोगे तो ax - by - c = 0 लिखा हुआ है, तो इसको भी वैसे ही चेंज कर लो या फिर इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। चलो सबसे पहले इसको करते हैं, तो 3x - 5y = 4 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 9x - 2y = 7। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब भाई हमारा सेकंड स्टेप है कि कोएफिशिएंट सेम बनाना। तो कोएफिशिएंट सेम बना सकते हो क्या, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखते हो तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 9x - 15y = 12, ये हो जाएगा 9x - 2y = 7। अब कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस ये माइनस, ये गया, ये क्या हो गया, -13y
इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गया -5/13। ठीक है, x की वैल्यू निकाले तो इस इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू आएगी तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 + 4y, सॉरी 5y, 4 + 5y। y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी -5/13, तो ये हो जाएगा -5/13। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - 25/13। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो 13, तो 26 26 6 6 12 40 52 - 25, तो ये हो जाएगा आपका 27 डिवाइड बाई 13। इस साइड क्या था 3x, तो ये चला जाएगा हमारा भाई 9 टाइम्स में, तो 9/13 आ गया हमारा, 9/13 आ गया हमारा x, 9/13 आ गया हमारा x। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सब कुछ कैलकुलेशन है, मेथड यही है कि भाई हमें कोएफिशिएंट सेम बनाना है, या तो x का बना लो या तो y का बना लो, सेम बना के या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पे दोनों प्लस में थे तो माइनस किया, अगर प्लस माइनस होते तो डायरेक्ट मैं ऐड कर देता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। रफ करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया भाई, इसको भी। 3 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2/x एनसीईआरटी का है प्लस 3/y इक्वल्स टू 13 पहला। दूसरा क्या है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। एक चीज़ नोट कर लो, वेरिएबल 2 है, 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन से दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वेरिएबल 2 है, 2 इक्वेशन चाहिए। तो अगर आप देखते हो तो इसका एलसीएम लोगे तो बात खराब हो जाएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको 1/x को मान लो p और 1/y को मान लो q। अब थोड़ा सिंपल बन जाएगा। देखो कैसे, ये वाली इक्वेशन में मैं रखता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/x, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/y इक्वल्स टू 13। तो 1/x की जगह पे p रखो और 1/y की जगह पे q रखो, तो 2p + 3q इक्वल्स टू 13। अब ये थोड़ा देखने में अच्छा इक्वेशन लग रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही इसको भी बनाओ। तो 1/x को p माना तो ये हो जाएगा 5p - 4q इक्वल्स टू -2। ये दूसरा इक्वेशन बन गया भाई। अब कोएफिशिएंट सेम करना है, तो कोएफिशिएंट सेम करना है तो कई बार ऐसा होगा कि दोनों से इंटू करना पड़ेगा, एक से ही आपको इंटू करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब सपोज यहाँ पे 4q है और यहाँ पे 5p है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे 2 से इंटू कर दूं और इस इक्वेशन को 5 से इंटू कर देता हूँ, तो देखो क्या होगा, 5 से इंटू करो तो 10p + 15q इक्वल्स टू 65। ये क्या हो जाएगा 10p - 8q इक्वल्स टू -4। 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करें। इसको रखो नीचे, 10p दिख रहा है आपको, 10p + 15q इक्वल्स टू 65, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा -23q इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -69। ठीक है, -69, तो ये चला जाएगा, माइनस से माइनस गया तो 69 डिवाइड बाई 23 ये चला जाएगा 3 बार में, तो q की वैल्यू 3 आ गई। तो p की वैल्यू निकाल दे, p की वैल्यू यहाँ से निकाल दे, तो 2p + 3q के जगह पे 3 रख दो इक्वल्स टू 13, तो 2p इक्वल्स टू 13 - 9, 3 3 9 होता है, तो 2p इक्वल्स टू हो जाएगा 2p इक्वल्स टू 4, तो p इक्वल्स टू 2। p और q की वैल्यू निकाल दी हमने। p क्या माना था 1/x, इक्वेट करो, 1/x की जगह पे p रखना था, p की वैल्यू आई 2 रख दो, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे ही 1/y को q माना था, 1/y को q माना था, तो q की जगह पे क्या आया भाई 3 आया है, 3 रख दीजिए, तो y की वैल्यू 1/3 आ गई। क्या समझ में आया आपको? सबसे पहले 1/x को p मान लो। जब भी कुछ उल्टा सीधा आए आप एज्यूम करके ट्राई करो लीनियर इक्वेशन इस तरीके से बनाने की। ठीक है, ओके, समझ में आया? ठीक है, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर हम लोग 1/x को p नहीं मानते तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते आप। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो भाई 3rd क्वेश्चन भी हो गया। 4th में क्या करना है, अगेन ये पूरे टर्म को p मान लो और इसको q मान लो। सॉल्व करोगे कि मैं ही करूँ? क्या सॉल्व करोगे कि मैं ही करूँ, बताओ? हाँ, मैं ही करूँ। चलो इसको रफ करते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ना कि 1/x - 1 को p मान लेते हैं और 1/y - 2 को q मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, 5p + q इक्वल्स टू 2, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे में भी क्या किया, 1/x - 1 को p माना है, तो क्या हो जाएगा 6p -
3q इक्वल्स टू 1। दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए। देखो यहाँ पे 3q है, ऊपर में भी 3q हो जाएगा तो काम बन जाएगा। दोनों साइड 3 से इंटू कर दो भाई, क्या हो जाएगा 15p प्लस 3q इक्वल्स टू 6। नीचे वाला इक्वेशन रखो 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना तो प्लस माइनस में 3q है तो ऐड करना है, चुपचाप ऐड कर दो। 15 प्लस 6p हो जाएगा 21p इक्वल्स टू 7। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिवाइड बाई 21, कैंसिल करोगे तो 1/3 आ जाएगा p की वैल्यू। q की वैल्यू निकाल दे, q की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली इक्वेशन पकड़ लो वापस। q की वैल्यू निकालनी है तो 3q इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 6p माइनस 1। ठीक है, तो 6p, p कितना आया 1/3 रख दो माइनस 1, 3 से 6 2 टाइम्स में 2 माइनस 1 3q, तो 2 माइनस 1 होता है 1, तो 3q की वैल्यू आ गई 1, तो q की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू 1/3। तो p की वैल्यू भी 1/3 और q की वैल्यू भी 1/3, तो p के जगह पे रखोगे भाई 1/3, तो देखो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1 था 1/3 रख दो। ठीक है, दोनों साइड इंटू करो तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 4 आ गई भाई यहाँ से। इसके अंदर रखो q की वैल्यू 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू, q भी क्या है 1/3, इसको भी दोनों साइड इंटू कर दो तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो y 5 आ गया और x 4 आ गया। नोट करो इसको, जब भी कुछ उल्टा सीधा देखे इक्वेशन में आपको एज्यूम करना है, नीचे डिनोमिनेटर में उल्टा सीधा दिखे पूरा एज्यूम कर लो p और q। ठीक है, चलिए अब ये दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, पहला वाला समझाता हूँ, दूसरा वाला भी समझाऊंगा, दोनों होमवर्क में दूंगा, आपको सॉल्व करना है। पहले वाले में ये एलसीएम है तो इसको अलग कर लेना। कैसे करना है भैया, 7x डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 5। ऊपर वाले इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, y से y गया, x से x गया, इक्वेशन क्या बना 7/y माइनस 2/x। अब ये वाला जो स्टेप आ गया, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ। 1/y को p मानो, 1/x को q मानो, जैसा कि यहाँ पे था। देखो ये वाले स्टेज पे आप आ गए तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को चेंज कर लेना, एलसीएम तोड़ देना अलग अलग और दोनों को डिवाइड करके p और q मान के सॉल्व कर लेना। ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर आप देखते हो ना, इसके अंदर अगर आप देखते हो तो पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बन गया भाई। जो पहले वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बन गया, मतलब उल्टा हो रहा है काम। तो इस कंडीशन में दो काम करने हैं। पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जो भी आता है वो एक इक्वेशन आएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहां से भी एक इक्वेशन आएगा और इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर लो। समझ गए, दोनों को ऐड करूंगा एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, दोनों को माइनस करूंगा एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दोगे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, ओके, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब बात क्या है, अब बात यह है कि भैया अगर चाहते तो इस वीडियो में ही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टिप्स है, ट्रिक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में पूरा वर्ड प्रॉब्लम उठाऊंगा, बेसिक से लेके जैसे ही पेपर दिखे आप सॉल्व कर दो, ऐसा समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना ही करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसका पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर सारे वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, सारे वर्ड प्रॉब्लम जितने भी टाइप्स के वेरियस है सीबीएसई पूछता है, सब कुछ बेसिक से समझाएंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो, और वो जो वीडियो आएगा उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप में दे दूंगा, तो वहां से आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपना बैच दिया है, आप भी अपना बैच दो एग्जाम के अंदर। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाओ पढ़ाई करो। बाय बाय बाय।